Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है पैथोजेनेसिस ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि एग्जैक्टली हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बट आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि हीमोलाइटिक एनीमिया की पैथोजेनेसिस क्या होती है, राइट। सबसे पहले हम याद करते हैं कि हमने हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या समझा था। तो hemolytic anemia is a condition of accelerated hemolysis which is not compensated by the production of new RBCs from the bone marrow। ये डेफिनेशन आपको क्या बता रही है कि hemolytic anemia एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या हो रही है, एक्सिलरेटेड हीमोलाइसिस हो रही है। एक्सिलरेटेड हीमोलाइसिस का मतलब, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। एक्सिलरेटेड मतलब काफी इंक्रीज, काफी तेजी से आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। और दूसरी ही जगह क्या हो रहा है कि हमारी जो बोन मैरो है वो हमें नई आरबीसीज बनाकर दे रही है, लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बना पा रही जितनी तेजी से ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन में दो चीजें होंगी। पहली चीज एक्सिलरेटेड हीमोलाइसिस, काफी ज्यादा आरबीसीज का ब्रेकडाउन होगा, और दूसरी चीज इतनी तेजी से वो ब्रेकडाउन हो रहा है कि आपकी बोन मैरो नई आरबीसीज बना तो पा रही है लेकिन वो इतनी तेजी से नहीं बना पा रही जितनी तेजी से आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो उनके बीच में कंपनसेशन नहीं हो पा रहा। किसके बीच में कंपनसेशन नहीं हो पा रहा, रेट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन के बीच में और रेट ऑफ न्यू आरबीसी प्रोडक्शन के बीच में कंपनसेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा। और अगर ये बैलेंस नहीं हो पाता है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, हीमोलाइटिक एनीमिया। एनीमिया क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो एक्सिलरेटेड हीमोलाइसिस हो रहा है, एक्सिलरेटेड आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आरबीसी का काउंट क्या होगा, धीरे धीरे उस पेशेंट के अंदर कम होने लगेगा। आरबीसी का काउंट कम होने लगेगा तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने लगेगा। और एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी का काउंट भी कम आता है और हमारा हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो एनीमिया हुआ, लेकिन किस वजह से हुआ, हीमोलाइसिस, आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से हुआ, इसलिए हमने इस कंडीशन को क्या बोला, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, आज जो हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि एग्जैक्टली हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं और एंड प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार है टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज की हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है बोन मैरो से। ठीक है, हमें पता है कि हमारी जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो में जो सबसे पहली सेल रिस्पॉन्सिबल होती है ना ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, वो कौन सी सेल होती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट होगी, एक तो लिम्फॉइड और एक माइलॉइड। लिम्फॉइड सीरीज हमें क्या बना के देती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन लिम्फॉइड सीरीज हमें फाइनली क्या बना के देती है, लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। यही जो आपकी माइलॉइड सीरीज है ये तीन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के अंदर डिफरेंशिएट होती है। कौन कौन सी, पहली कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है हमारी इरिथ्रॉइड और मेगाकैरियोइड की, दूसरी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है हमारी ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स की, और तीसरी हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है जो हमें बेसोफिल्स बनाकर देती है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रॉइड एंड मेगाकैरियोइड की। ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ये फर्दर डिफरेंशिएट होगी, एक तो इरिथ्रॉइड सीरीज में जाएगी, और इरिथ्रॉइड सीरीज में जाने के बाद टोटल हमारी 6 स्टेजेस होंगी डिफरेंशिएशन की, और फाइनली हमें एक मैच्योर बाइकॉन्केव शेप की फंक्शनेबल आरबीसीज मिलेंगी। और ये जो मेगा कैरियोइड वाली है वो फाइनली हमें क्या बना कर देती है, प्लेटलेट्स बना कर देती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि हमें आरबीसीज कहां से मिली, इरिथ्रॉइड सीरीज से 6 स्टेजेस से ये गुजरी और फाइनली हमें एक मैच्योर बाइकॉन्केव शेप की फंक्शनेबल आरबीसीज मिल गई। ये आपकी बाइकॉन्केव शेप की क्या मिल गई हमें, आरबीसीज। अब ये आरबीसीज बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन हो गया। पहली चीज हमें समझ आ गई कि आरबीसीज का प्रोडक्शन कैसे हुआ। प्रोडक्शन होने के बाद ये आरबीसीज कहाँ आ जाएगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। 120 डेज तक आराम से आरबीसी अपना फंक्शन करेगी। ठीक है, 120 डेज बाद इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल। अब 120 दिन बाद इसकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि एक मतलब ये यहाँ पे आई लगभग 120 दिन बाद आपकी जो आरबीसीज बायकॉन्केव शेप की थी उसकी शेप कैसी हो जाएगी,
स्फेरिकल। ब्लड सर्कुलेशन में इसकी शेप कैसी हो गई? स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल आरबीसीज कहाँ जाएगी? नेक्स्ट हमारी स्प्लीन के अंदर, ठीक है। स्प्लीन में फिल्ट्रेशन होने के लिए जाएगी। जैसे ही स्प्लीन में गई तो स्प्लीन में हमारी काफी नैरो कैपिलरीज होती हैं जिनको हम कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ बोलते हैं। तो ये जो हमारी स्फेरिकल आरबीसीज है ये स्प्लीन के नैरो कैपिलरीज मतलब कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ में गई और यहाँ पे इसकी शेप स्फेरिकल है ना, उस वजह से ये यहाँ पे फंस जाती है, स्टक हो जाती है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल आरबीसी होती बाइकॉनकेव शेप की तो यहाँ से ट्विस्ट टर्न करके निकल जाती है और फिल्टर होकर बाहर हमारे सर्कुलेशन में आ जाती, लेकिन इसकी शेप कैसी हो गई? स्फेरिकल हो गई। उस शेप की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। और फंसते क्या होगा? यहाँ स्प्लीन के अंदर ना सराउंडिंग में यहाँ पे मैक्रोफेजेस रहते हैं। मैक्रोफेजेस को बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई भी सेल यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टक हो जाए ना तो तुझे तुरंत उसको खा लेना है, उसका ब्रेक डाउन कर देना है, ठीक है। तो आरबीसीज की शेप स्फेरिकल थी, उस वजह से यहाँ पे फंस गई। थोड़े से टाइम के लिए भी यहाँ पे फंस गई ना तो मैक्रोफेजेस क्या करेगी? तुरंत इस आरबीसीज को ले लेगी, इनगल्फ कर लेगी और फिर आरबीसी का क्या करेगी? ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज यहाँ तक चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि एग्जैक्टली मैक्रोफेज के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन कैसे होता है। सो नेक्स्ट हम समझेंगे ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इन मैक्रोफेज। जब स्फेरिकल आरबीसीज मैक्रोफेज के अंदर आ जाती है तो मैक्रोफेज स्फेरिकल आरबीसीज का ब्रेकडाउन कैसे करता है? देखिए स्फेरिकल आरबीसी थी, मैक्रोफेज क्या करेगी? थोड़ी देर के लिए भी अगर स्फेरिकल आरबीसी कॉर्ड ऑफ बिलरॉथ में फंसी रही तो मैक्रोफेज तुरंत उस स्फेरिकल आरबीसी को इनगल्फ कर लेगी। इसने इसको इनगल्फ कर लिया मतलब पूरा खा लिया। इनगल्फ करने के बाद इसका क्या करेगी? ब्रेकडाउन। कैसे ब्रेकडाउन होगा? ये है हमारी स्फेरिकल आरबीसी। स्फेरिकल आरबीसी में देखो मेन चीजें क्या है? एक तो साइटोप्लाज्म है बीच का आरबीसी के अंदर और बाहर की क्या है? मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हमने जब ब्रेकडाउन करा मैक्रोफेज ने जब इस आरबीसी का ब्रेकडाउन करा तो साइटोप्लाज्म अलग हो गया और मेम्ब्रेन अलग हो गया। हम मेम्ब्रेन को देखते हैं। मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है? दो चीजों से। उसके अंदर लिपिड्स हैं। मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? लिपिड्स होंगी और प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। लिपिड्स क्या होंगे? फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएंगे। ये सब एंजाइमेटिकली हो रहा है, एंजाइम्स इसको तोड़ते हैं। मेम्ब्रेन किस में टूटी? लिपिड्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। लिपिड्स किस में टूट जाएंगे? फैटी एसिड्स के अंदर। हमें पता है लिपिड्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो होती हैं लिपिड्स की वो क्या होती हैं? फैटी एसिड्स। तो लिपिड्स किसके अंदर टूट जाएंगे? फैटी एसिड्स के अंदर। यहाँ पे प्रोटीन्स किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे? अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म में दो मेन चीजें हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और वहां पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है। एंजाइम्स किससे मिलकर बने होते हैं? इनका नेचर कैसा होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो जब वो बनता है अमाइनो एसिड से एंजाइम्स बन रहा है और एंजाइम्स को आप तोड़ोगे तो वो किस में टूट जाएंगे? अमाइनो एसिड्स के अंदर। तो एंजाइम्स किस में टूट गए? हमारे अमाइनो एसिड्स में। एंजाइम्स अमाइनो एसिड्स में टूट गए। यहाँ पे आपके लिपिड्स फैटी एसिड्स में टूट गए, यहाँ प्रोटीन्स आपका अमाइनो एसिड्स में टूट गया। अब साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना है, एक तो है हीम पार्ट और दूसरा है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन भी क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन भी किस में टूट जाएगा? अमाइनो एसिड्स के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आप क्या देख रहे हो कि जो भी लिपिड पार्ट है ना वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट किस में टूटेगा? फैटी एसिड्स के अंदर। और जो जो प्रोटीन से मिलकर बने वो एकदम स्मॉलेस्ट किस में टूटेंगे? अमाइनो एसिड्स में, है ना। यहाँ पे भी ये प्रोटीन्स था, अमाइनो एसिड्स में टूटा। एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के थे, अमाइनो एसिड्स में टूटे। ग्लोबिन किस नेचर के थे? प्रोटीन नेचर के, तो ये भी अमाइनो एसिड्स में टूटे। इसके लिपिड्स फैटी एसिड्स में टूट गए, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर टूट गए। अब ये अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड जो है ना वो इस मैक्रोफेज से बाहर रिलीज हो जाएंगे और हम इनको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं नए प्रोटीन्स और नए लिपिड्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका तो हमें ब्रेकडाउन समझ आ गया। अब आते हैं हमारा हीम पार्ट। देखो हीम पार्ट के चारों तरफ एक रिंग नजर आ रही है और बीच में आयरन ग्रुप नजर आ रहा है। तो हीम हमारा दो चीज के अंदर टूट जाता है, एक तो ये रिंग, इस रिंग को हम बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन रिंग, और बीच में आपका आयरन। तो ये दो चीज के अंदर टूट गया, एक तो आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरिन रिंग के अंदर। अब देखिए
यहाँ पे आपका इस मैक्रोफेज के अंदर एक फ्री आयरन रिलीज हो गया, एकदम फ्री है। पहले तो ये किसके अंदर था, हीम के अंदर। बेसिकली क्या होता है, जो ये आयरन होता है ना, फ्री आयरन, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। और इसी वजह से जब आयरन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, तो वो हीम के अंदर रहकर सर्कुलेट करता है, क्योंकि फ्री आयरन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। सेम यहाँ पे ये फ्री आयरन रिलीज हो गया। ये फ्री आयरन इस मैक्रोफेज के लिए टॉक्सिक है, तो मैक्रोफेज यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं जिसका नाम है एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन मैक्रोफेज ने रिलीज करा क्योंकि इसको फ्री आयरन नहीं रखना, ये तुरंत एपोफेरेटिन को रिलीज करेगा। एपोफेरेटिन तुरंत आयरन के साथ जुड़ जाएगा, इसको फ्री नहीं रहने देगा। जैसे ही आयरन एपोफेरेटिन के साथ जुड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा आपका, फेरेटिन। किसका कॉम्प्लेक्स, एक आयरन और एक एपोफेरेटिन। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, फेरेटिन। बहुत सारे फेरेटिन मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम है हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन बेसिकली क्या है, हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन जब हमारी सेल्स के अंदर स्टोर होकर रहता है तो किस फॉर्म में रहता है, हीमोसिड्रिन के फॉर्म में। हीमोसिड्रिन किससे मिलकर बना है, बहुत सारे फेरेटिन के मॉलिक्यूल से। और फेरेटिन किससे मिलकर बना है, आयरन और एपोफेरेटिन से। ठीक है, तो यहां तक हमें क्लियर हो गया। आयरन का ब्रेकडाउन भी हमें समझ आ गया कि आयरन ब्रेकडाउन होने के बाद स्टोर हो जाता है हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में। अब आइए आपकी प्रोटोपोरफायरिन रिंग, जो ये बाहर की रिंग है, ये क्या है आपकी प्रोटोपोरफायरिन रिंग। जब ये एकदम सर्कुलर रिंग फॉर्म में होती है, जब इसको हम बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन रिंग। और जब ये प्रोटोपोरफायरिन रिंग क्या हो जाती है, ओपन, ये खुल गई, एकदम लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे एकदम इसका रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर था, जैसे ये रिंग फॉर्म एकदम लीनियर स्ट्रक्चर में बन जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन। यहाँ पे बिलिरुबिन कौन से टाइप का है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड का जनरल मतलब क्या होता है, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज जुड़ी नहीं है, हुआ क्या, सिर्फ जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग थी, रिंग स्ट्रक्चर एक ओपन में हो गया, कोई चीज जुड़ी नहीं है। ओपन होती हमने इसको क्या नाम दिया, बिलिरुबिन। और ये अनकॉन्जुगेटेड है, किसी से जुड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे कौन से ऑर्गन में जाता है। लास्ट हमने समझ लिया था कि कैसे मैक्रोफेज ने हमारे हीम का जब इसने ब्रेक डाउन करा था तो लास्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या था हीम का, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो हमारे मैक्रोफेज ने हमें क्या बना के दे दिया, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, ये ऐसे टाइप का बिलिरुबिन है जो किसी से कॉन्जुगेटेड नहीं है, किसी से जुड़ा नहीं है, बस प्रोटोपोरफायरिन रिंग जो रिंग स्ट्रक्चर में थी वो लीनियर स्ट्रक्चर में हो गई है। ठीक है, तो मैक्रोफेज ने मुझे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाकर दे दिया। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मैक्रोफेज क्या करेगा, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हमारे ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देगा। ब्लड सर्कुलेशन में क्या घूम रहे हैं, हमारे एल्बुमिन्स घूम रहे हैं। ये एल्बुमिन क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये एल्बुमिन बेसिकली क्या करता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ जुड़ता है और इसको कहां लेकर आता है, हमारे लिवर की सेल्स तक लेकर आता है। तो एल्बुमिन इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको कहां लेकर आएगा, लिवर सेल्स तक लेकर आएगा। लिवर सेल्स के ऊपर हमारे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बुमिन के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एल्बुमिन इस रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा और इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कहां भेज देगा, हमारी लिवर सेल्स के अंदर भेज देगा। ठीक है, और खुद एल्बुमिन यहीं जुड़ा रह जाएगा और बाद में वापस ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएगा। लेकिन इसने अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को क्या करा, ट्रांसफर करा, कहां से कहां, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से कहां तक, लिवर की सेल्स तक। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे लिवर की सेल। ये आप मान लो एक लिवर की सेल है। लिवर के सेल्स के अंदर क्या है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो बेसिकली ये रिएक्शन किस में होगी, कौन सी रिएक्शन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट करना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये रिएक्शन हमारे लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है। ठीक है, तो ये है आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्जुगेटेड। अब देखो आप यहां नाम से समझो, अनकॉन्जुगेटेड वर्ड मुझे क्या बता रहा था कि बिलिरुबिन यहाँ पे किसी से जुड़ा नहीं है, एकदम लीनियर स्ट्रक्चर में है बस। लेकिन कॉन्जुगेटेड वर्ड मुझे क्या बता रहा है कि कोई ना कोई ग्रुप या कोई ना कोई चीज यहाँ पे आकर जुड़ गई है। ठीक है, तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब आप अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ एक ग्लूकुरोनिक एसिड ग्रुप को जोड़ दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब
आपके बिलिरुबिन के साथ कोई ग्रुप जुड़ गया है, ऐड हो गया है, कॉन्जुगेट हो गया है, इसलिए इस बिलिरुबिन का नाम क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। और ये रिएक्शन कौन कराता है, ये एडिशन कौन कराता है, हमारा एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज। तो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज क्या करेगा, ग्लूकुरोनिक एसिड ग्रुप्स को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ जोड़ देगा और क्या बना देगा, हमारा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो बन गया, लेकिन अब ये हमारी बॉडी से किस फॉर्म से और किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होता है। अभी तक हमने समझ लिया कि हमारे लिवर सेल्स ने क्या करा, हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये है हमारा लिवर, इसके लिवर के अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए क्या होगा, ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है लिवर के पास से हमारी क्या जा रही है, बाइलरी डक्ट। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, लिवर सेल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कहाँ रिलीज कर देगा, बाइलरी डक्ट के अंदर रिलीज कर देगा, और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइलरी डक्ट से कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली ड्यूडेनम पार्ट में आता है। अब क्या हुआ, ड्यूडेनम पार्ट के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर। कैसे कन्वर्जन होगा, कुछ यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हमारे यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्टेरकोबिलिनोजन हमारे स्टूल के अंदर क्या हो जाएगा, स्क्रीट आउट हो जाएगा, और इसी वजह से हमारे स्टूल का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश। ये स्टेरकोबिलिनोजन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्टूल के कलर को ब्राउनिश करने में, राइट। और जब स्टूल हमारा इसका कलर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये और ज्यादा डार्क कलर हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या समझ लिया कि हमारे ड्यूडेनम पार्ट में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर कन्वर्ट हुआ, और ये स्टेरकोबिलिनोजन हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट हो गया, हमारे फीकल मैटर में या स्टूल के अंदर एक्सक्रीट आउट हो गया। अब क्या होता है कि कुछ पार्ट यूरोबिलिनोजन का कुछ परसेंटेज हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे गट को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे कनेक्ट करता है, लिवर से कनेक्ट करता है, उससे हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो कुछ अमाउंट का यूरोबिलिनोजन वापस हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, वापस पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, और पोर्टल सर्कुलेशन से फिर ये यूरोबिलिनोजन कहाँ जाएगा, वापस लिवर में जाएगा। लिवर से यूरोबिलिनोजन कहाँ पे आ जाएगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा, और जब हमारा ब्लड फिल्टर होने कहाँ जाएगा, हमारे किडनी, हमारे नेफ्रॉन के अंदर, तब यूरोबिलिनोजन का क्या होता है, बेसिकली जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है। तो यूरोबिलिनोजन क्या होता है, जो ये ग्लोमेरुलाई के अंदर जाता है, तब यहाँ से क्या होता है, इसका साइज छोटा है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाता है, ये फिल्टर हो जाता है। तो यूरोबिलिनोजन हमारा नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या हो गया, फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद ये हमारे ट्यूब्यूल्स को क्रॉस करता हुआ यूरोबिलिनोजन हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, हमारे यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और इसी यूरोबिलिनोजन की वजह से हमारे यूरिन का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझ लिया कि सबसे पहले हमने देखा था मैक्रोफेज के अंदर हमारा हीम पार्ट किसमें कन्वर्ट हुआ था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा कहाँ आया था, लिवर के अंदर। क्या बना था, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारा कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन को किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर। स्टेरकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट हुए, स्टूल के अंदर, जिसकी वजह से स्टूल का कलर ब्राउनिश आया, और हमारे यूरिन के थ्रू, जिससे यूरिन का कलर कैसा आया, येलोइश। अब हम एक बार समराइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इन बोन मैरो, कि बोन मैरो के अंदर आरबीसीज का प्रोडक्शन कैसे होता है। फिर हमने डिस्कस करा था कि आरबीसीज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितने टाइम रहती है, 120 डेज सर्वाइव करती है। उस लाइफ स्पेन के बाद हमारी आरबीसीज की शेप कैसी हो गई थी, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था स्प्लीन के अंदर, वो हमने डिस्कस करा था। उसके बाद हमने समझा था कि मैक्रोफेजेस एग्जैक्टली आरबीसीज का ब्रेकडाउन कैसे करती है। ब्रेकडाउन करने के बाद आरबीसीज के मेन एंड प्रोडक्ट्स क्या थे, हीम और आयरन।
हीम आपका कन्वर्ट हो गया था अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर, और आयरन हमारा स्टोर हो गया था हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में। ठीक है, आयरन हमारा बेसिकली फ्री आयरन रिलीज हुआ था, फिर फेरेटिन आके जुड़ा था, फेरेटिन आके मतलब एपोफेरेटिन आया था, फ्री आयरन एपोफेरेटिन के साथ जुड़ा, फिर फेरेटिन बनाया और फेरेटिन आपका हीमोसाइड्रिन के फॉर्म में स्टोर हो गया, और हीम आपका किस में कन्वर्ट हो गया था? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहां चला गया था? हमारा लिवर के अंदर। लिवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हुआ? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मेरा कहां आया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हुआ यूरोबिलिनोजन में और स्टेरकोबिलिनोजन के अंदर। फिर यूरोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गए किस फॉर्म के अंदर? यूरिन एंड स्टूल की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये आज हमने सारी चीज कवर करी। हमने आरबीसीज के प्रोडक्शन से लेकर उसका कौन सा लास्ट का एंड प्रोडक्ट होता है, वो कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू so much for watching.